हेलो दोस्तों, आपसे बात करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के का भारत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में क्या हुआ उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किस प्रकार का मृदभांड या किस प्रकार की पॉटरी जो कि भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ये प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। कई प्रकार के मृदभांड चलते थे, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत में जो द्वितीय शहरीकरण हुआ उसमें किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया गया, यह कौन सा प्रतीक था। जो चित्रित धूसर बर्तन या फिर उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, गेरू रंग के मृदभांड या फिर काले और लाल रंग के बर्तन। तो जो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे वो जो है उस समय प्रतीक माने जाते थे कि द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि इन्होंने बताया कि पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड द्वितीय शहरीकरण अवस्था का आरंभ काल है। और इस मृदभांड के सापेक्ष एनबीपीडब्ल्यू मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। जो ये मृदभांड थे इनको इस मृदभांड को ये भी कहते हैं क्या कहते हैं एनबीपी और डब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, जहां पर एन क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड और फिर वेयर भी कहते हैं। तो पीडब्ल्यू के काल में ही गंगा के मैदानों के नगरीकरण की शुरुआत हुई और भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। तो अगर बात आए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में जो है द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक क्या माना जाता है, तो क्या आप बताएंगे कि उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो है प्रतीक माने जाते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। बोल रहे हैं कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो क्या है। देखिए, लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेख का पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से ही होती है। बताया गया कि लोहे की प्राचीनता संबंधी सापेक्षिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से ही होती है। अहिछत्र, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इन्होंने बताया कि लोहे की जो प्राचीनता संबंधी उल्लेख हैं उनकी पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है। और पुरातात्विक प्रमाण क्या है, अहिछत्र, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि प्रमाणीकृत प्रमाण हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे और ये विशिष्ट प्रकार का जो बर्तन था उसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो मगध के उत्थान के लिए तो आइए जानते हैं बिंबिसार। इन्होंने बताया क्या है, बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार जो है प्रथम शासक उत्तरदायी है। आइए जानते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी में बैठा। कब बैठा, 545 ईस्वी में। 545 ईस्वी में कौन बैठा, बिंबिसार। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने राजगृह को क्या बनाया, राजगृह को निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे और इसने चंड प्रद्योत या अवंती के शासक की सेवा में अपना राजवैक जीवक को भेजा था।
तो इसने क्या किया था, इसने, ये बहुत प्रसिद्ध है, कहानी में भी आती है इनकी, कि जीवक जो था राजवैद्य, उसको किसने जो है चंड प्रद्योत को भेजा था, या अवंत के शासक को सेवा में भेजा था। तो किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, इसलिए अजातशत्रु को पुत्रहंता भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या की थी, और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी है। अगर मगध का उत्थान हुआ प्रथम शासक, तो मगध के उत्थान के लिए जो प्रथम शासक उत्तरदायी है वो कौन है? वो है तुम्हारे वो कौन है? तो वो है बिंबिसार। ठीक है। देखिए, व्याकरण अष्टाध्यायी, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो व्याकरण ग्रंथ के अष्टाध्यायी रचनाकार कौन थे? तो व्याकरण के अष्टाध्यायी रचनाकार कौन थे? ये पालन थे। क्यों? क्योंकि पालन ने संस्कृत भाषा के महान व्याकरण और हिंदू महर्षि थे, जो पालन थे, और इन्होंने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी भी लिखा है, जो इनके फेमस रचना है पालन की अष्टाध्यायी। और महेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना करी। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक थे अरस्तु। सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु था, और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण किया, और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया इन्होंने। तो अगर हम बात करें कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो वो थे अरस्तु। और अरस्तु भाई साहब ने क्या करा कि सिकंदर जो 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया। तो सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे। निम्नलिखित में से वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी? तो अभी आपको बताया गया कौन थे जो बिंबिसार की हत्या करी थी। तो वो थे आपके अजातशत्रु जो थे, राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी। और अजातशत्रु के उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। तो अजातशत्रु की भी हत्या किसने करी थी? अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी थी। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। और कब मृत्यु हुई? कहाँ मृत्यु हुई? बेबीलोन में। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। कहाँ हुई? बेबीलोन में। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन होता है सुंदर लेखन, सुंदर हस्त लेखन, यानी कि हाथ से जो लिखा गया हो, सुंदर हस्त लेखन जो है सुलेखन कहलाता है। प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत थी। यानी कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। अक्सर सुलेख आपको मिलेंगे। हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस इतिहास का जनक। सिकंदर पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो कह रहे हैं सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम, रावी, चिनाब। तो कौन सा? झेलम। आइए समझते हैं। सिकंदर और राजा पुरु, इनके मध्य झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस, है ना, हाइडेस्पीस के जगह पर एक युद्ध हुआ। किसके मध्य में? सिकंदर और राजा पुरु के मध्य में।
जिसके बाद इस युद्ध को हाइडेस्पीस युद्ध कहा जाता है। और इसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। किंतु राजा पुरु बहादुरी देखकर, सिकंदर की बहादुरी देखकर सिकंदर मतलब राजा पुरु की बहादुरी को देखकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसके राज्यों को वापस लौटा दिया। इस युद्ध में यूनान और भारत के बीच स्थल मार्ग की खोज करी। तो यूनान और भारत के बीच जो स्थल मार्ग था उसकी खोज हुई और दो प्राचीन संस्कृतियों के सापेक्ष समीप ला दिया। यानी कि दो प्राचीन संस्कृति, यूनान की और एक भारत, वो प्राचीन संस्कृतियों को समीप ला दिया इस युद्ध ने। तो इस युद्ध ने, क्योंकि राजा पुरु और सिकंदर की एक तरीके से मित्रता हो गई और उन्होंने अपना राज्य वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार से जो यूनान की संस्कृति और भारत की संस्कृति है, दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई जो हुई थी, लड़ाई लड़ी गई, तो वो आप जानते हैं हाइडेस्पीस में लड़ाई लड़ी गई। यूनानी स्रोतों के अनुसार, देखिए यूनानी स्रोतों में क्या दिया गया है कि गौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर के प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस का नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध में पोरस की हार हुई। किंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ और वापस कर उससे मित्रता कर ली। तो ये आप जानते हैं, झेलम नदी, झेलम के नाम से जानते हैं जिस नदी को, वहीं पर हुआ था। देखिए, कौन सी प्राचीन भारतीय तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्री का घर था? तो पूछ रहे हैं। तो देखिए, कपिल, गार्गी, मैत्री, इनका घर मिथिला में था। कहाँ था? मिथिला में। तो कपिल, गार्गी और मैत्री तीनों का घर मिथिला में था। प्रसिद्ध गाग्री याज्ञवल्क्य संवाद मिथिला नरेश जनक के दरबार में होता। जो मिथिला नरेश जनक थे उनके दरबार में हुआ था। कौन सा? गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद देखने को मिलता है जो कि जनक के दरबार में हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में से मगध राजवंशों का कालक्रम लिखिए। नंद, मौर्य, शिशुनाग, हर्यक। तो कौन सा है? देखिए, ये आपको देखने को मिलता है, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। देखिए, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों का कालक्रम इस प्रकार से है। एक तो हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक, और शिशुनाग वंश 412 से 343 बीसी 45 बीसी, और नंद वंश 345 बीसी से 322 बीसी, और मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व बीसी। तो ये आपको देखने को मिलता है। यानी कि नंद वंश जो था, सबसे पहले कौन सा है? हर्यक। हर्यक जो कि 544 बीसी से कब तक? 412 बीसी। तो ये आपका 412 बीसी। और इसके बाद में आया शिशुनाग, तो 412 से कब तक? 412 से ये आपका आया 345 बीसी, और फिर 345 बीसी, और इसके बाद आया नंदवंश जो कि 345 से कब तक? 322 बीसी, और फिर मौर्य आया 322 से कब तक? 184 बीसी। तो ये आप जो है ऐसे कालक्रम चलता है इनका। अच्छा, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य लिखा था तुम्हारे किसने? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ने। और ये ग्रंथ जानकारी में मिलता है मौर्य शासकों के आर्थिक संकट से उबरने के लिए जो है महाभाष्य लिखा गया, और उबरने के लिए दो प्रतिमाएं बनाकर, देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी।
तो आर्थिक संकट से उबरने के लिए मौर्य शासकों ने 2 प्रतिमाएं बना करके जो है बिकवाई थी। इसमें शायद इसमें जानकारी मिलती है महाभाष्य में। अच्छा, प्राचीन जो भारतीय प्राचीन चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है तो कौन थे? चरक, सुश्रुत, वाग्भट। यानी कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने कि चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है और ये तीनों चिकित्सिक आयुर्वेद के सिद्धांत थे, सिद्धस्थ थे। यानी कि नरक, सुश्रुत, वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है और चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धत है। तो ये चीजें आपने देखा। आते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, विष्णुगुप्त या फिर बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार। देखिए, यूनानी शासकों में यूनानियों ने भारत से बाहर किससे निकाला था? भारत से बाहर किसी को निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। आइए देखते हैं। यानी कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? मौर्य ने निकाला, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, क्योंकि 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सैलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ और उपरांत हुई इस संधि में सैलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अश्केशिया और जैड्रोशिया और ये आपका पेरुपेदाई के क्षेत्रों को इन्होंने जो है दहेज के स्वरूप में दे दिया था। किसने? सैलुकस ने। देखिए, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सही वर्णन करना है। कौन सा है? तो सही वर्णन कौन सा है आपका? जो कि केंद्रीकृत एकाधिपत्य जो है अशोक का माना जाता है। तो ये आप देखने को मिलता है। देखिए, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन अधिपत्य पर आधारित था। यानी कि अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र था वो केंद्रीकृत शासन जैसा था। ठीक है। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म अपनाना, शिलोन का उससे मिशनरी भेजना, तो इसमें जो है कलिंग युद्ध देखने को मिलता है। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से आया, जिसमें वो जो है विचलित हो गया था। हम देखते हैं जैसे कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध की घटना के बाद जो है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा मेरी घोष नीति का त्याग कर धम्म घोष नीति को अपनाया गया। तो इसमें ये चीज अपनाया गया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक ने, क्योंकि कलिंग युद्ध से बहुत ही परिवर्तन हुआ, बहुत क्षति हुई और इनको बहुत दुख हुआ, जिससे उन्होंने मेरी घोष नीति का त्याग कर दिया और फिर धम्म घोष को अपना लिया इन्होंने। अच्छा, मौर्य वंश का अंग नहीं है। कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो हम जानते हैं कि बिंदुसार भी मौर्य शासक था। अजातशत्रु, हाँ, अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, क्योंकि इसका संबंध हर्यक वंश से था। इसका संबंध हर्यक वंश से था, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु इसका पुत्र था। तो अगर बिंदुसार जो है मौर्य वंश से था, लेकिन अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का लड़का था कौन? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो जो है, अगर उसकी बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बिंदुसार था, ना कि बिंबिसार। तो ये बिंदुसार जो है मौर्य वंश का अंग था। लेकिन इसमें कह रहा है
बिंदुसार भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था, ये सब मौर्य वंश के थे, लेकिन अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का नहीं था, ये हर्यक वंश का था। देखिए कह रहा है प्राचीनतम राजवंश कौन था, प्राचीनतम राजवंश कौन था, तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य था। क्योंकि जो प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य चूंकि 322 ईसा पूर्व में ही आ गया, 322 से 185 करीब रहा, और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है 322 में कौटिल्य की सहायता से, क्योंकि कौटिल्य इसके मतलब जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और ये इसके गुरु थे। और इनका महान सम्राट अशोक जो कि इसी राजवंश का था, कन कन्न शासक 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, मतलब 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व कन्न राजवंश देखने को मिलता है। जो कि कुषाण राजवंश 15 ईस्वी से 230 ईसा पूर्व तक, गुप्त राजवंश जो कि 319 से 350 ईसा पूर्व तक था। तो देखिए ये तो खैर डिटेल की बात हो गई है, लेकिन अगर मौर्य की बात करें तो प्राचीनतम साम्राज्य में मौर्य ही आता है, क्योंकि 322 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे प्राचीनतम यही है। देखिए किस देव का नाम, जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था, तो किसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था, तो मौर्य शासक अशोक, मौर्य राजा अशोक का नाम ये था। क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक जो कि अभिलेखों में देवनाम प्रिय देखने को मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी और राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया था। और मास्की, गुर्जरा, निट्टुरु और उद्गोलम लेखों में जिसका नाम अशोक मिलता है, मतलब ये जो लेख थे मास्की, गुर्जरा और ये जो अभिलेख शिलालेख पाए जाते हैं, इसमें जो है सम्राट अशोक नाम मिलता है इनका। तो पुराणों में अशोक जो है अशोक वर्धन वर्णन किया गया, तो पुराणों में क्या मिलता है, अशोक वर्धन के नाम से मिल जाता है। कलिंग युद्ध के बाद भारत में महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज करिए, तो जो कि राज राग एडिक्ट कहे जाते हैं, राग एडिक्ट नवे जो है राग एडिक्ट कहे जाते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सेशन में बहुत जल्द ही आप लोगों को लाएंगे एक अच्छे जो है क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।